हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पहला हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एकात्मक सरकार। ये दूसरा टॉपिक है संघात्मक सरकार। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे संघात्मक सरकार क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मतलब संघ ये शब्द कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है। तो संघ शब्द अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है। संघ कौन से भाषा का हिंदी अनुवाद है? तो अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है। फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फॉयडस से हुई, जिसका अर्थ है समझौता या संधि। तो यहाँ पे फॉयडस का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? ये लैटिन भाषा के फॉयडस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है संधि या समझौता। तो देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली क्या है। यह शासन व्यवस्था जिसमें कई छोटे छोटे राज्य एक समझौते के आधार पर एक संघ में सम्मिलित होते हैं तथा अपने लिए एक सम्मिलित संघ सरकार के अधिपत्य को स्वीकार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये होता है, ये मतलब कि संघात्मक शासन प्रणाली में कि यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों के शक्तियों का बंटवारा किया हुआ होता है। संविधानिक बंटवारा किया हुआ रहता है। जो मतलब कि जिसके कार्य क्षेत्र में जो कार्य आएगा, जो विषय आएगा, उसको अपने कार्य मतलब उसका अपना अपना कार्य करना होता है। जैसे राज्य सरकार के विषय में जो जो मतलब राज्य सूची में जो जो वर्ग राज्य सरकार को संवैधानिक रूप में दिया गया है, वो कार्य पे वो अपना कानून बना सकता है। और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जो मतलब कि केंद्र सूची में जो जो विषय सम्मिलित किया गया है संविधान के द्वारा, वो उस विषय में कानून बना सकता है। और एक समवर्ती सूची है जिसमें राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के कानून बना सकते हैं। तो संघात्मक शासन में ये होता है कि दोनों मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों के शक्तियों का बंटवारा रहता है, दोनों मतलब पृथक रहते हैं। एक मतलब एक सत्ता एक हाथ में केंद्रित नहीं रहती है, विकेंद्रित रहती है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं संविधान द्वारा शक्तियों प्लस कार्य क्षेत्र का विभाजन। देखिए, संविधान के द्वारा शक्तियाँ केंद्र और राज्य की शक्तियों का भी विभाजन होता है और कार्य क्षेत्र का भी विभाजन होता है। राज्य की अपनी सरकार प्लस एक सम्मिलित सरकार होती है। एक राज्य की अपनी सरकार होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार, जो सब राज्य के लिए कानून बनाती है और वो मतलब कि सर्वोच्च होती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, गार्डनर के द्वारा क्या कहा गया है संघात्मक शासन प्रणाली को। संघ शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता राष्ट्रीय सरकार तथा उन राज्यों के सरकारों में विभाजित तथा वितरित होता है जिसमें वह संघ निर्मित होता है। देखिए, यहाँ पे गार्डनर ने बताया है कि राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया हुआ रहता है। डाइसी क्या कहते हैं कि संघात्मक सरकार एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति के साथ साथ राज्यों की भी सुरक्षा बनी रहती है। देखिए, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है और राज्य की भी मतलब की सुरक्षा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे कि कोई भी हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी कोई भी टॉपिक हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन विद्वान के द्वारा, जैसे राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं तो राजनीति शास्त्री द्वारा क्या कहा गया था, जो बहुत बड़े विद्वान थे जैसे गार्नर, डाइशी, अरस्तु, ये सब मतलब कि कुछ मतलब सब अपना अपना थॉट देते हैं ना, तो वो सब चीज़ को ना परिभाषा देते हैं। तो वो चीज़ को आपको मतलब कि थोड़ा सा देखना है, क्योंकि आपको ये सब एग्ज़ाम में लिखेगा ना कि गार्नर द्वारा ये कहा गया था, डाइशी द्वारा ये कहा गया था, तो वो थोड़ा सा नंबर आपका अच्छा आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और मतलब कि मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा कि ये मतलब विद्वान ये बोला हुआ है तो क्या देखना। हमको तो बस समझ में आ गया ना कि संघात्मक की प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र और राज्य का मतलब कि शक्ति का विभाजित किया हुआ रहता है और मतलब केंद्रीकरण नहीं रहता है, विकेंद्रित रहता है शक्ति। तो ये बस दे देने से परिभाषा और उसका गुण दोष बता देने से तो मार्क्स आएगा, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कीजिएगा उतना नहीं आएगा। तो थोड़ा सा विद्वान लोग का आप 2 ही दीजिए, 3 ही दीजिए परिभाषा, लेकिन दीजिए ज़रूर। तो आइए चलिए देखते हैं
संघात्मक सरकार के लक्षण क्या है? तो एक लिखित संविधान, इसमें एक लिखित संविधान होती है, दोहरी सरकार होती है, स्टेट और कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दो सरकार होती है, एक लिखित संविधान होता है। संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया हुआ रहता है। अधिकारों का स्पष्ट विभाजन इसमें होता है। स्वतंत्रता तथा सर्वोच्च न्यायपालिका, मतलब कि संघात्मक शासन प्रणाली में स्वतंत्रता होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका बिल्कुल सर्वोच्च होती है। और मतलब कि इकाइयों को संप्रभुता नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम संप्रभुता टॉपिक पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे कि जो प्रांत होता है उसको संप्रभुता नहीं होता है। तो इसके लिए हम आपको बताए भी थे कि कैसे संप्रभुता नहीं होता है। तो केंद्र, देखिए केंद्र कहीं ना कहीं तो उस पर मतलब कि निरंकुश बनाए रखता है स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल फ्री नहीं ना है, वो फ्री हो के, हाँ जो उसका विषय है ज़रूर वो कार्य कर सकता है उस विषय में, लेकिन मतलब कि एकदम पूरा फ्री है। स्टेट के पास भूमि है, जनसंख्या है, सब कुछ है, सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। तो संप्रभुता किसको कहते हैं? जिसमें बाहरी और आंतरिक दोनों मतलब कि दबाव ना हो, एकदम बिल्कुल फ्री हो, वो अपना कुछ भी डिसीजन ले सकती हो। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार सर्वोच्च शक्ति उसमें होती है, तो उसका निरंकुश होता है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो कहा जा सकता है कि इकाइयों को संप्रभु नहीं मिला हुआ रहता है संघात्मक शासन प्रणाली में। अब आइए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संघात्मक शासन के गुण क्या हैं? तो संघात्मक शासन के गुण राष्ट्रीय एकता में वृद्धि है। तो मतलब राष्ट्रीय एकता में कैसे वृद्धि है, देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि संघात्मक शासन का निर्माण अनेक इकाइयों के सहयोग से होता है, मतलब अनेक प्रकार अलग अलग स्टेट को एक सूत्र में बंधा हुआ होता है। उसको कौन बांध के रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बांध के रखता है। तो कह सकते हैं ना कि विभिन्नता के बीच एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हर स्टेट में अलग अलग कह सकते हैं कि लोग रहते हैं, धर्म जाति सब मतलब अलग अलग टाइप के मनुष्य रह रहे हैं, सबका धर्म अलग है, जाति अलग है, फिर भी इतने डाइवर्सिटी में भी क्या है? यूनिटी है। तो राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, मतलब इसमें राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करता है संघात्मक। जन जागरूक होता है। तो जन कैसे जागरूक होता है? तो संघात्मक शासन में शक्ति विकेंद्रित रहती है, मतलब शक्ति एक हाथ में केंद्रित नहीं रहती है, वो राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में मतलब कि विभाजित होती है। तो जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है, वो राजनीतिक सामाजिक अधिकारों से परिचित रहता है। जनता अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से मतलब कि परिचित रहता है। उत्तरदायी शासन की स्थापना रहती है इसमें। संघात्मक शासन में अधिकारों का विभाजन केंद्र तथा विभिन्न इकाइयों में रहता है। तो मतलब अपना अपना वो अपना उत्तरदायी देती है, केंद्र तथा इकाई अपना अपना उत्तरदायित्व समझकर शासन के प्रति उत्तरदायित्व करती है। मतलब राज्य अपना उत्तरदायित्व करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना उत्तरदायित्व करता है। और अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा कैसे रहता है? तो संघात्मक शासन का निर्माण विभिन्न राज्य तथा इकाइयों के आपस में संगठित होने से होता है। विभिन्न इकाइयों तथा राज्य के आपस में मिल जाने से यह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। मतलब कि इतने सारे स्टेट मिल गए, सेंट्रल एक उसको एकदम कमांड किए हुए है, सबसे ज़्यादा मतलब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा का तो बात है ही कि मतलब आपस में सब मिलजुल के रह रहे हैं सब स्टेट, मतलब तो ये प्रतिष्ठा का तो बात है। और इसमें निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता का अभाव रहता है, मतलब कि मनमानापन, निरंकुश शासन इसका अभाव रहता है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्ति का विभाजन होता है और वो सरकार से कोई भी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसमें स्वतंत्रता बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई तानाशाही नहीं रहता है, न कोई प्रकार का तानाशाही का भय रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं ये क्या बोलते हैं संघात्मक शासन के दोष। तो संघात्मक शासन के दोष क्या हैं? तो आंतरिक संघर्ष तथा विद्रोह की संभावना बनी रहती है। देखिए फ्रेंड्स,
संघात्मक शासन में कभी कभी विभिन्न इकाइयों में झगड़ा हो जाता है जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। कभी कभी तो कोई इकाई राज्य अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए विद्रोह कर देती है और गृह युद्ध की संभावना बन जाती है। मतलब कि आंतरिक संघर्ष, सब राज्य अपना अपना अधिकार केंद्र सरकार से ज़्यादा मांगना चाहता है, अधिकार ज़्यादा चाहता है। तो क्या होता है कि केंद्र और राज्य में संघर्ष बना हुआ रहता है और इससे गृह युद्ध की भी संभावना होती है। एकता का अभाव कैसे होता है, तो विभिन्न इकाई केंद्र से अधिक शक्ति मांगती है और वो अगर शक्ति नहीं देती है तो दोनों के बीच में, मतलब कि कह सकते हैं ना कि केंद्र और राज्य के बीच में मन मुटाव टाइप का हो जाता है। संकट काल के लिए अनुपयोगी, संकट काल के लिए कैसे अनुपयोगी है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में संकट के लिए इसलिए अनुपयोगी है, सदा आंतरिक विद्रोह की संभावना बनी रहती है। विभिन्न राज्य अपने हमेशा स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। राष्ट्र पर बाहरी संकट आता है, ऐसी शासन व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक हो जाती है। मतलब कि कोई भी, मतलब कह सकते हैं ना कि आंतरिक विद्रोह की संभावना बनी रहती है। कोई भी मतलब हमेशा, मतलब कि जो राज्य सरकार होती है वो हमेशा मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एकदम हमेशा लगी रहती है और जब राष्ट्र पर बाहरी संकट आता है तब ऐसी शासन व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक हो जाती है। ये खर्चीला शासन होता है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में चुनाव होता है, मंत्री तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि रहती है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा खर्चीला होता है। इकाइयों तथा राज्य के पृथक होने का भी भय रहता है, जैसे कि पंजाब के कुछ उग्रवादी संगठन भारत से अलग होकर खालिस्तान नाम राज्य की स्थापना चाहते हैं। जैसे इसमें इकाइयों तथा राज्य के पृथक होने का भी, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट के अलग होने का भी डर बना हुआ रहता है। इसमें वो पंजाब के उग्रवादी संगठन हैं जो खालिस्तान का मांग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब हम, मतलब कि सब चीज़ में अगर उसमें एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम कंक्लूज़न देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है। तो उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में अनेक दोष हैं। इन दोषों के निदान किए बिना हम संघात्मक शासन व्यवस्था की सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि इसमें अधिक खर्च, कष्ट तथा देरी होती है और शासन एवं कानून में एकरूपता नहीं रहती है, वर्तमान काल में यह शासन व्यवस्था उपयुक्त सिद्ध हो रही है और विश्व के अधिकांश देश में यही शासन व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, विश्व के अधिकांश देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है, लेकिन इतिहास बताता है कि अमेरिका तथा भारतीय संघों की विदेशी नीतियां कमज़ोर नहीं हुई हैं। केंद्र में हमेशा उन विभिन्न इकाइयों की अलग होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाता है। फिर भी हमें यह व्यवस्था से सचेत रहना है और यह प्रयास करना है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली ना हो पाए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को यही प्रयास करना है कि केंद्र मतलब निरंकुश और शक्तिशाली ज़्यादा ना हो पाए, मतलब उस पर दबाव बनाते, राज्य सरकार दबाव बनाते रहता है तो वो ठीक रहता है। और मतलब निरंकुश होने का थोड़ा भय रहता है, थोड़ा बहुत ऐसे। ये पूरे मतलब संघात्मक शासन प्रणाली ही पूरे कह सकते हैं कि अधिकतर देशों में यही संघात्मक शासन व्यवस्था ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।